तो मैंने इसका अल्टरनेट तुमको बताया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो सपोज कोई भी एक ऐसा इंस्टेंट है जिसके अंदर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका लेंथ हमने ले लिया x, सपोज, या फिर ये कह दो कि ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया x, तो ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगा l माइनस एक्स, राइट, क्योंकि हमको पता है कंप्लीट लेंथ इज l। अब देखो, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन फाइंड कर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसका इक्विवेलेंट बना लूं, इसका इक्विवेलेंट सर बनाया, L/2 ही था दोनों साइड। नहीं लेकिन भाई आफ्टर सम टाइम तो सिचुएशन है ना बदल जाएगी ना। ओके ओके, ऐसे समझा सर। तो ये मैंने लिया है एट सम इंस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एन वेरिएबल ना, तो मैं उस वाले मतलब कि इंस्टेंट को जनरल अपने के लिए एनालाइज, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जनरल टर्म ले लेते हैं। तो एक बॉक्स ऊपर रखा हुआ है, एक बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना आएगा, अगर मैं एक चीज और डिफाइन करूं, मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना होता है सर ऊपर वाले का m/l इंटू l माइनस ये, एक्स और नीचे का m/l इंटू एक्स। तो ये बन यस जाएगा सर, m रेशियो। बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। भाई मास उसी है, रेशो के अंदर आएगा ना। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फोर्स mg, m बाई एल इंटू जी, ऊपर क्या लगेगा t, इसमें यहाँ पे लगेगा t, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी m बाई एल एक्स जी माइनस टी इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्सलरेशन। उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी t इक्वल टू m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू ए। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड वो क्या बोलते हैं ऐड कर दो, तो बन जाएगा m बाई एल जी इंटू एक्स इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सिंपली बनेगा एम ए। ठीक है, तो ये आ गया, इस मास से ये मास भी गया यार, झंझट ही खत्म। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया g बाई एल इंटू एक्स। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ की वैल्यू अगर x है, तो इस पॉइंट पे जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट विल बिकम g बाई एल इंटू एक्स। हमको क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी फाइंड करना था ना। यस तो देखो हमको एक चाहिए v, हमको एक्सेलरेशन पता है और हमको क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, तो v a x, इन तीनों में ना रिलेशन क्या होता है, हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है, याद है। ओके अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा g बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं इस चीज को, सर ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो सर होता है dx को इक्वेशन, दूसरी साइड ले जाएंगे और हाँ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको लिमिट बोलते हैं लगाएंगे। इक्वेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा g बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा v इंटू डी वी। अब लगाते हैं लिमिट, ये हमने इंटीग्रेट किया लिमिट। तो बताओ जब तुम्हारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस टाइम हमारे पास में x की वैल्यू कितनी थी l बाई टू। भाई तुमको कहा हुआ था ना कि हाफ पार्ट यस नीचे हैंग कर रहा है। फाइनली तुम्हारे पास वेलोसिटी हो गया v, तो तुम्हारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी l, क्योंकि कंप्लीट लेंथ अब L। क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। अब तो क्वेश्चन हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो g बाई एल तो बाहर आ जाएगा, क्या होता है मतलब ये x इंटू डी एक्स, सर L क्यों आया? x स्क्वायर हाँ बटा कांस्टेंट लिमिट क्वेश्चन में दिया था। कहाँ पे, सर नहीं वो V के साथ L लिमिट आया ना। ये हाँ सर, लिमिट। लिमिट हाँ। क्वेश्चन क्या था कि जब पूरा का पूरा यहाँ पे हैंग कर जाएगा ना लेंथ, तो जब पूरा ही लेंथ यहाँ पे हैंग कर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कितना पार्ट हैंग कर रहा है L समझा। l, तो l, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे लिमिट आएगी l बाई टू से l। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट आएगी 0 से
v सॉल्व करो तो g बाई एल, इस 2 से इस 2 को तो उड़ाई दो पहले, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये बन जाएगा v स्क्वायर। तो क्या आएगा बताओ v का वैल्यू, बताओ बताओ। सर अंडर रूट ऑफ 3/4 GL। ये हमारे पास में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ सर L/2 हाइट दिया था, फिर भी आपने L माइनस एक्स क्यों लिया? अरे सुनो, वो तो इनिशियल केस था, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट नीचे आ जाएगा, अच्छा, है वो ना। आफ्टर सम टाइम। तो मैंने लिखा ना एट सम इंस्टेंट, कोई भी कहते तो मैंने लिखे क्या रैंडम इंस्टेंट पे क्या है, वो ये है। हाँ है, इससे समझ। सर वो आंसर में जो एल है वो बाहर आएगा। डिनोमिनेटर में भी एक अच्छा L है ना, तो डिनोमिनेटर कट में, जाएगा। हाँ कट जाएगा कट हाँ, जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ भी तो एक एल है ना, दिखा हाँ, दिखा। तो अंदर रह जाएगा फिर। सर ये कल का क्वेश्चन करा रहे हो? ये मैंने एक वो दिया था ना, क्वेश्चन दिया था, हाँ वही वो कल का ना, परसों का। हाँ परसों वाला, कि हम्म। एक हाफ चेन ऊपर रखा हुआ है, हाफ चेन नीचे रखा हुआ है, वो वाला है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, वो इंक्लाइन प्लेन वाला था ना, इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर 2 बॉक्स रखे हुए थे, एम एम, उनके बीच में स्ट्रिंग थी, 4 केसेस दिए थे। ये था μ1, ये था μ2, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1, केस 1 में कहता हूं कि μ1 बड़ा है tan थीटा से और μ2 भी बड़ा है tan थीटा से। ओके, बताओ क्या होगा इसके अंदर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन tan थीटा। इस केस के अंदर क्या होता है, इसलिए इसके अंदर स्लिपिंग होती नहीं है, मतलब कि जो भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है ना, जो हमारा mg sin थीटा है, उसको को बैलेंस करने के लिए हमारा फ्रिक्शन ही काफी है, हमको कहते हैं टेंशन की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो हम इस केस के अंदर बोलेंगे नो स्लिपिंग, नो टेंशन, बिकॉज फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, है ना। हाँ भाई, क्लियर सबको, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम। यस सर। केस 2, पर केस 1 में अगर टेंशन की सॉरी फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड निकालने जाती तो वो कैसे निकाल? तो हम लिख देंगे जो फ्रिक्शन 1 है वो कितना आएगा mg sin थीटा, फ्रिक्शन 2 भी कितना आएगा mg sin थीटा, क्योंकि फोर्सेज अपने बैलेंस होने चाहिए ना। इसके ऊपर यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, ना, हाँ तो न्यू mg sin थीटा ना। क्यों भाई, तो अगर friction- अरे इस पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। क्यों। अबे ऐसा किसने बोला मैक्सिमम लगेगा, अरे हाँ, मतलब वो स्लिप होगा Equal तो फिर हो जाए। मैक्सिमम होगा। हाँ स्लिप होना पड़ेगा ना, लेकिन अभी तो स्लिप हो ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, ठीक है ना, तो मतलब स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो mg sin थीटा से बड़ा है, लेकिन स्टैटिक लग रहा है तो उतना ही लगेगा जितना हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, ये थीटा एम स्ट्रिंग, ठीक है, μ1 μ2। अब मैं देता हूं कि μ1 बड़ा है tan थीटा से और μ2 छोटा है tan थीटा से। अब क्या होगा, μ1 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि और Slipping स्लिप नहीं होगी। करेगा। जो पहले वाला जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ए, इसके ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो इसके mg sin थीटा को आराम से बैलेंस कर लेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पीछे वाले की बात करें तो
पीछे वाले का म्यू छोटा है, मतलब उसकी वो स्लिपिंग स्लिप करेगा। हो गया ये स्लिप करेगा। तो बताओ अगर ये आगे स्लिप करेगा तो स्ट्रिंग का क्या होगा? स्लैक हो जाएगी, Slack टेंशन नहीं होगा। स्लैक हो जाएगी, टेंशन नहीं होगा। है ना। स्लैक का Slack मतलब ही हो क्या जाएगा। होता है कि अपना टेंशन अब 0 हो गया, राइट। तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रिंग विल बिकम लूज, ठीक है, मतलब कि टेंशन इक्वल टू 0। अब मैं बात करता हूँ ए की। फॉर ए जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? mg sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसका ड्राइविंग फोर्स है और यहाँ पे इसका फ्रिक्शन है। फॉर बी, बी के लिए एक्सेलरेशन होगा, राइट, होगा ना भाई। अगर हाँ सर। उसका एफबीडी बनाऊं तो उसका और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा μ2 mg cos थीटा, ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास में क्या है? फ्रिक्शन 2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आगे वाला ब्लॉक है वो स्टेशनरी है एंड द ब्लॉक विच इज एट पोजीशन बी इट इज स्लाइडिंग डाउन। तो ये स्लाइड भी कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई, यस ओके। अब आगे आते हैं केस 3। केस 3 में लेता हूं कि μ1 भी छोटा है tan थीटा से और μ2 भी छोटा है tan थीटा से। इस केस में क्या होगा? अगर तुम पहले अगर दोनों भी स्लिप करने लगे। दोनों स्लिप होंगे, लेकिन डिपेंड कर दोनों ही दोनों का, स्लिप कर रहा है। दोनों का एक्सीलरेशन म्यू1 सेम और होगा। म्यू2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा टेंशन। हाँ भाई, हाँ मुझे ये तो पता है कि स्लिपिंग होगी, राइट। कितनी होगी ये मत देखना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे है μ1, यहाँ पे है μ2। तो here I can say कि both block will slip. I will say both blocks will slip. हाँ, अब देखना है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब मैं इसके अंदर केस बनाता हूं दो। पहला केस है कि μ1 बड़ा है μ2 से और दूसरा केस है μ2 बड़ा है μ1 से, ठीक है। ओके, तो बताओ क्या होगा? अगर μ1 की वैल्यू बड़ी है मतलब कि आगे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा इसके अंदर? अगर μ1 बड़ा है टेंशन आएगा। तो मतलब ये बी, तो मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है वो छोटा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? ज्यादा है ना। यस। हाँ भाई, हाँ भाई वो तो स्लोली जाएगा, पीछे वाला फास्ट जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी से छोटा है मतलब कि नो टेंशन, यस। कोई होगा ही नहीं टेंशन, क्योंकि जो आगे वाला ब्लॉक है वो स्लो जा रहा है, पीछे वाला फास्ट जा रहा है, तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर फ्रिक्शन और क्या वन कितना होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा और अपना फ्रिक्शन 2 म्यू 2 एम जी कॉस थीटा। स्लिप कर रहे हैं दोनों अपने आराम से, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, यस यस। यहाँ पे देखो μ2 बड़ा है, μ2 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि μ1 का एक्सेलरेशन कैसा है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है वो ज्यादा है एक्सेलरेशन ऑफ बी से। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इनको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, तो इस नहीं केस में सर, हम सेम बोलेंगे होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि भाई टेंशन वो क्योंकि उनके बीच में स्ट्रिंग है ना, वो ऐसे थोड़ी ना उसको भाग के ले जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो ये जो है ना पहले वाला, इसके लिए इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा, तो इसका लग ही रहा है। इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा? μ1 mg cos थीटा, और पीछे की तरफ ही क्या लगेगा? टेंशन इक्वल टू ma।
अब स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और अपने ऊपर वाले के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg sin थीटा उसका नीचे की तरफ लग रहा है माइनस μ2 mg cos थीटा ऊपर की तरफ, और कहते हैं मतलब इस पे कहाँ लगेगा टेंशन, नीचे की तरफ, प्लस t शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आएगा टेंशन, तो यहाँ पे बोलेंगे टेंशन यस, और इन दोनों इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे टेंशन। सर पहले क्या केस तो में एक्सेलरेशन ऑफ ए कम कैसे? कहाँ पे, फर्स्ट केस में mu1 मोर देन mu2। भाई अरे सुनो, μ1 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि आगे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, हाँ तो आगे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा या फिर कितना ज्यादा होगा, हाँ कम तो होगा। तो फिर कम होगा ना, तो हाँ 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 समझ गए समझ हाँ, समझ। तो ऊपर वाला जो जल्दी तुम्हारा नीचे आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो जो तुम्हारा मतलब आगे वाला ब्लॉक है वो स्लोली जा रहा है, पीछे वाला फास्ट आ रहा है, तो स्ट्रिंग हाँ तो ठीक स्लैक है, हो गई। समझ गए समझ गए। हाँ भाई ठीक है, बाकी लोग यस सर। ओके। तो देखो हमको हर केस के अंदर देखना पड़ेगा कि केस के अंदर भी और केस बन रहे हैं क्या। ओके, मतलब अब कौन सा केस बच गया भाई, ये दोनों, ये हो सर गया। mu1 स्मॉलर और mu2 ग्रेटर। ओके, केस 4 बनता है कि μ1 छोटा है यस सर, और tan थीटा mu2 से बड़ा है। एंड μ2 बड़ा है tan थीटा से। ओके, बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो इसके अंदर ये है, ये है, ये सर या तो स्टेशनरी रहेगा या फिर वो जाएगा आगे। आगे जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो पहले तो हम इसको एनालाइज करते हैं। μ1 छोटा है, μ1 की वैल्यू छोटी है, मतलब कि जो आगे वाला ब्लॉक है उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है, राइट। हाँ यस ओके, m2 जो तुम्हारा पीछे वाला ब्लॉक है उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। अब देखते हैं क्या आगे वाले ब्लॉक में इतनी पावर है कि वो पीछे वाले को स्लाइड करके ले जाए, है ना। तो इसके अंदर केस बनेंगे दो, इसके अंदर केस बनेंगे दो। पहला केस बनेगा कि MA कैन नॉट मूव MB, मतलब वो उसको, ठीक है। सेकंड केस बनेगा MA कैन मूव MB। भाई पहले वाले केस में इतनी हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर कि उसको आगे ले पाए, ठीक है। तो अगर उसको लेके नहीं जा पा रहा है तो उस केस के अंदर क्या बनेगा, कहते हैं सिचुएशन। इस केस की जो अपनी सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी ना कि ये मेरे पास में ब्लॉक है, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, यहाँ की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन 1, और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक है, जो तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें यहाँ की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, और यहाँ की तरफ ही mg sin थीटा, और यहाँ की तरफ फ्रिक्शन 2 एंड एक्सेलरेशन 0। तो हमारे पास में आ जाएगी टेंशन की वैल्यू। यस ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये जो है F1 जो है दिस विल बी मैक्सिमम, क्योंकि स्लिपिंग की टेंडेंसी इसकी आ गई है। ये जो है नॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब सपोज इसके अंदर आता हूं कि अगर स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग अगर हो रही है तो हमारा केस कौन सा बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा ना फिर तो। यस अगर स्लाइडिंग हो रही है तो क्या बन जाएगा, mg sin थीटा माइनस μ1 mg cos थीटा माइनस t इक्वल टू ma, और ऊपर वाले के लिए mg sin थीटा प्लस t माइनस μ2 mg cos थीटा इक्वल टू ma। तो हमारे पास में आ जाएगी टेंशन।
तो ऐसे क्या करना है हमको, सारे जो क्वेश्चंस सारे जो भी केसेस हमारे बन रहे हैं उनको हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एग्जाम में पता है क्या होता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारा उसके लिए, जो अपने क्वेश्चन आते हैं ना 1 और मोर देन 1 करेक्ट, उसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें तुमको दे देंगे कि इफ वैल्यू ऑफ μ1 μ2 इज दिस, तो बताओ क्या होगा, टेंशन कितना होगा। इफ वैल्यू ऑफ μ1 इज दिस μ2 इज दिस, तो बताओ क्या क्या होगा। तो there are things at every point you have to think, you have to analyze the situation। एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाने के लिए सोचना, ऐसा नहीं है कि भाई तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता है, नॉर्मल पता है और तुमने जाके फ्रिक्शन को लगा दिया, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। फाइन, यस सर। अब आ गया है। यस चल अब एक तुमको बताते हैं न्यू चीज, जिसको हम बोलते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम। अब इसको आगे इंक्रीज भी कर देंगे और 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में क्या आ जाए, लेकिन बेसिक जो फंडा है इसका, बेसिक फंडा वो ये है कि देयर आर 2 ब्लॉक्स और तुम किसी, हो सकता है, तो ओके केसेस बताता हूँ क्या क्या बन सकता है। कितने केस में बना सकते हो पहले ये बताओ। सर 2। 2 ही, 4 बस। 5 सॉरी 5। सर 2 ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक रहते कैसे हैं कनेक्टेड? हाँ देखो, तो इसका फंडा ये होता है कि एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। सपोज ये ए, ये बी, एक ए, एक बी, ए बी। भाई केसेस तो अगर मैं इसका वो करूँ ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 24 या 25 केसेस ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं तुमको 1-2 का एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तुमको मान लो μ1 और यहाँ पे दिया हुआ है μ2, ठीक है, ओके। एक इसके ऊपर मैंने लगाया F1, इसके ऊपर मैंने लगाया F2। अब बताओ हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल। एक वैसे कहते हैं रफ आइडिया, हाँ देखो पहला केस μ1 इक्वल टू 0, μ2 इक्वल टू 0, ठीक है, F1 इक्वल टू 0 एंड F2 नॉट इक्वल टू 0। एक केस बन गया, हाँ भाई। फिर हमने किया μ1 इक्वल टू 0, μ2, यार ये तो बहुत लंबा बन जाएगा, मैं इसका वही सर बहुत केस बनेंगे। इसका वो बना देता हूँ टेबल। हाँ, उसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने दी μ1 μ2 F1 F2, ठीक है, ओके। पहले मैंने इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया, इसको 0 लिया, ये है, ठीक है। फिर मैंने इसको लिया, ये नहीं है, फिर मैंने इसको 0 लिया, इसको 0, ये भी है और ये भी है, ठीक है। कितने केस बन गए? 3 केस तो यहाँ, 3 केस तो यहाँ पे बन गए जब मेरे पास फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने बनाया कि ये है, ये है, ये है और ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसके यहाँ पे बनेंगे, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये भी है और ये भी है, राइट। फिर ऑल्टरनेट, फिर फिर है ना, μ2 अब चाहिए।
है ना। अरे रुको, केस तो बहुत सारे बन जाएंगे फिर। तो बहुत ये नहीं होंगे। है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, फिर यहाँ पे बनेंगे, है ना। ये है, ये नहीं है, ये है, ये हो गया। और अब ऑल्टरनेट। दोनों हैं अब, है ना। ये भी है, 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 ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। ये हमारे पास कितने हो गए? हाँ, 3 3 3, ये तो हो गया हमारे पास 12 केसेस। अब नाउ आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि मैं F1 लग रहा है राइट में और फिर F2 लग और रहा भी है आएंगे लेफ्ट। ना। अरे मैं बता रहा हूँ, अभी तो सपोज मतलब F1 तुम्हारा लेफ्ट में लग रहा है और मैं F2 कहता राइट में लग रहा है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है ना हाँ कि सर। F1 लेफ्ट। सर वो तो साइन तो लगा देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस बनते हैं। अब बहुत बताओ, ज्यादा। अब इतने केसेस को एक एक करके तो सॉल्व तुम कर नहीं सकते हो, है ना। और करना भी यार बेवकूफी है, क्या मतलब है उस चीज का। तो वी शुड फाइंड ए मेथड कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए उनको कैसे सॉल्व करना है। एक अप्रोच हमको सीखनी है, और उसके बाद में चाहे तुम्हारे पास में कोई सा केस हो, तुम उसको अपनी अप्रोच से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। रटना नहीं है हमको चीजों को समझना है। तो इसके कुछ है बेसिक वो बताता हूँ, रूल बताता हूँ पहले, कैसे चीजें विल वर्कआउट एंड हाउ वी विल प्रोसीड। तो पहले तो कुछ जनरल सिचुएशन। सपोज ये एक रखा हुआ है ब्लॉक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ये ए, ये बी। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और सब कुछ स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो क्या होगा अब? नीचे वाला निकल जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि बी विल स्लाइड डाउन, है ना। तो ये नीचे ए आएगा विल ना। एंड हाउ अबाउट वही हुआ। ए? क्या ए आगे जाएगा? नहीं सर। नीचे गिर जाएगा। नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन ए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोई फोर्स है ही नहीं उसके ऊपर। एक तो mg फोर्स लग रहा है, कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। एक ये सरफेस फोर्स लगाई नॉर्मल। ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इट विल नॉट मूव। ठीक है, ए विल नॉट गो इन x डायरेक्शन। लेकिन अगर सपोज फ्रिक्शन है ए पी, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन है और मैंने फोर्स लगाया, तो अब वो आगे जाएगा। हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बी विल स्लाइड ऑन ग्राउंड, है ना, आगे जाएगा। एंड ए विल ऑल्सो गो, बट ए कैन स्लाइड ना। यस सर। ए कैन स्लाइड ऑन बी, वो आगे जाएगा, लेकिन ए और बी का एक्सेलरेशन सेम हो ऐसा कंपलसरी और नहीं है ना। सपोज मैंने बहुत सारा फोर्स लगा दिया, एकदम कहते हैं इनफाइनाइट वाला फोर्स उस पे लगा दिया एकदम बी पे। झटके से खींच लिया बी का। हाँ, तो जो ए है वो आगे आएगा, लेकिन वो इतना नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की तो लिमिटेशन होती है ना थोड़ी सी। भाई यहाँ का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो है ना, डिसाइड करेगा ना कि तुम ये ब्लॉक का कितना आगे जाएगा। अब ये बताओ कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है कहाँ एक्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फॉरवर्ड लगेगा, तो इसके ऊपर कहाँ लगेगा, बैकवर्ड। एक्शन रिएक्शन। अगर ए ने, जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर अपने ऑब्जर्वर को ये बिठा दूं, ठीक है, या फिर चलो इसके ऊपर मत बिठाओ, ऊपर वाले पे बिठा दो, तो अगर मैं आई एम ए, तो मैं देखूंगा कि बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो बी विल मूव इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो मैं उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगाऊंगा, लेफ्ट में। तो देखो हमने यहाँ पे लगा दिया और लेफ्ट में लगा दिया। तो हमने इसके ऊपर लेफ्ट में लगाया, तो ये हमारे ऊपर कहाँ पे लगाएगा, राइट में।
ये हमारी एक कहते हैं सिचुएशन है। वन मोर थिंग सर नहीं हाँ ये पार्ट नहीं सर ये वाला समझा। एक बार फिर से बताओ। फ्रिक्शन भाई की ये डायरेक्शन नहीं समझा। ये हाँ एक्शन हाँ रिएक्शन हाँ कैसे लगा है? ये ब्लॉक बी है, ठीक है, ये ब्लॉक ए है। तो एक बार के लिए इनको थोड़ा सा दूर दूर रख दिया मैंने दिखाने के लिए। सपोज मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ, तो बताओ बी ब्लॉक ने कहाँ जाएगा? आगे राइट साइड। आगे राइट साइड। हाँ राइट राइट में हाँ राइट राइट। जाएगा ना, राइट में जाएगा। ओके चलो ठीक है रुको, ये मैंने बना दिया ग्राउंड, सबको को अपने जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अगर एक मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसको मैंने बोल दिया ग्राउंड, इसके रेफरेंस फ्रेम में बी कहाँ जा रहा है? राइट में। राइट साइड। राइट में। तो ये जो ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? पीछे। पीछे। पीछे लगाएगा ना, वो कहेगा नहीं तुम आगे मत जाओ, स्लिपिंग नहीं करनी है अपने को। तो ये यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन, इसको मैंने बोल दिया सर फ्रिक्शन हुआ नीचे का न्यू तो नहीं है ना पर? है, मान लो है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, इस पे यहाँ लग रहा है, तो अपने ने ग्राउंड पे कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? आगे। आगे। ये हो गया ना एक्शन रिएक्शन। ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने कहाँ लगा दिया? ग्राउंड पे लगा दिया। अब ऊपर की बात करते हैं, ऊपर वाले के, ऊपर वाले पे ये जो है ए, इसके रेफरेंस फ्रेम में बी कहाँ जा रहा है? राइट में है ना, राइट में जा रहा है। तो अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम बोलोगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलेगा राइट में जा रहा हूँ। तुम बोलोगे ऐसे कैसे राइट में जाओगे? नहीं रुको, तो तुम कहाँ फोर्स लगाओगे? पीछे। में लगाओगे। तो अगर तुमने इसके ऊपर लेफ्ट में लगाया तो ये कहाँ लगाएगा तुम्हारे ऊपर? अच्छा राइट में। तभी तो कहते हैं कि तभी तो तुम उसके साथ में आगे जाते हो। यस तो सर हर तो हाँ सर जो नीचे वाला है वो राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए F प्लस F1 भी लेगा? नहीं, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब F1 उसके ऊपर एक्ट मतलब कुछ यूज होगा F1 का? अरे वो तो उस पे लग गया ना, ग्राउंड पे लगा है वो तो। हाँ एफ में से माइनस हो जाएगा कैपिटल वाला। हाँ भाई, अगर अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू मास ऑफ B इनटू एक्सेलरेशन। सर वो ग्राउंड वाला F1 तो अरे वो तो इस पे लगाया, ग्राउंड पे लगाया ना, ब्लॉक के ऊपर तो थोड़ी ना लगा है वो। किसी यूज का नहीं है अभी। अरे तुमको एक चीज बताई थी, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बी का, तो इसका मतलब क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम का? आई विल रिप्रेजेंट द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन बी। बी ओनली। हाँ ग्राउंड पे लग रहा है, उससे मैं क्या करूं? क्या हमने अब ग्राउंड का एफबीडी बनाया? नहीं, हम तो ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स। यस सर। जब तुम ग्राउंड पे वॉक करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पाँव के ऊपर फ्रिक्शन लगता है। सपोज ये हमारे पास में शूज है हमारा, तो हमारे शूज के ऊपर कहाँ लगता है फ्रिक्शन? आगे, क्योंकि हम ग्राउंड को कहाँ की तरफ पुश करते हैं? पीछे बैकवर्ड की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे एफबीडी अगर बनाऊंगा मैन का, तो मैन के एफबीडी के अंदर तो मैं कौन सा फोर्स लूंगा? ये वाला लूंगा ना, क्योंकि मैन के ऊपर लगने वाले फोर्स इक्वल टू मैन का मास इनटू मैन का एक्सेलरेशन। उसको उससे क्या मतलब है ग्राउंड पे कितना लगा? तो वो तो अपने आप देखेगा ना, ग्राउंड अपना देखेगा क्या करना है। हाँ तो ये हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। और कोई भी फ्रिक्शन पॉइंट, फ्रिक्शन जो होता है, ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप स्लिपिंग, राइट। फ्रिक्शन का पर्पस क्या था? डेफिनेशन क्या थी फ्रिक्शन की? इफ टू सरफेसेस आर स्लिपिंग और they have tendency to slip, so there is a opposite force which will try to reduce the slipping, right? So friction force will always try to stop slipping or sliding, है ना। तो फ्रिक्शन का पर्पस यही है
कि वो चाहेगा कि स्लिपिंग ना हो। जैसे ये तुम्हारे पास में ग्राउंड है, ये तुम्हारे पास 5 kg का ब्लॉक है, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 है, तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, क्या स्लिप करेगा? नहीं, नहीं, है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, ज्यादा होगा। फ्रिक्शन, उतना हाँ लग नहीं, जाएगा। तो बात है ना कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो चाहता क्या है? वो चाहेगा कि नहीं, स्लिपिंग नहीं होने दूंगा मैं, रुको, है ना? तो फ्रिक्शन इज ट्राई टू स्टॉप द स्लिपिंग। लेकिन अब अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, तो अब क्या होगा? स्लीपिंग होगी। वो बोलेगा कि ठीक है यार, तुमने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया, नाउ आई कैन नॉट स्टॉप यू बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। तो कहेगा ठीक है, तुमको स्लिप करना है करो बट आई विल ट्राई। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन लगेगा, कहेगा मैं तो अपना ट्राई करूंगा। तो फ्रिक्शन जो है, इट ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द स्लिपिंग। अगर उससे कंट्रोल में है तो वो स्टॉप कर देगा, लेकिन अगर उससे कंट्रोल में नहीं है तो वन ट्राई करेगा जितना उससे हो पाएगा। ओके फाइन। अब तुम बोलोगे सर Yes, क्या sir. बकवास कर रहे हो, इनका क्या यूज है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोले हैं सबका यूज आएगा। तो चलो सबसे सिंपल एग्जांपल करते हैं आज एक, और इतना ही टाइम है, एक ही एग्जांपल हो पाएगा। नहीं हाफ एन आवर है ना अभी तो। आधा घंटा है सर। हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, फिर तो ठीक है। जैसे सर एक ठीक है। मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए थोड़ा ऊपर। और क्या चाहिए अब? हाँ बस हो गया सर, हो गया सर। हाँ तो देखो, सपोज ये हमारे पास में एक सरफेस, ठीक है, ओके। सपोज इसका मास मैंने ले लिया m, कैपिटल M, इसका मास मैंने ले लिया स्मॉल m, ये हमने ले लिया ग्राउंड, और मैंने बोल दिया कि यहाँ का जो म्यू है वो मैंने बोल दिया 0 है ही नहीं फ्रिक्शन, बट यहाँ पे फ्रिक्शन है। बताओ किस पे लगाना है फोर्स, ऊपर वाले पे लगाऊं या नीचे वाले पे लगाऊं? नीचे वाले। चलो इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, और हमें बोला क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, F टू such that A and B, ये A है ये B है, move together। ये हमको करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ मूव टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में रहे, मतलब सेम मतलब कि एक्सेल। एक्सेलरेशन ऑफ A should be equal to acceleration of B। एक्सेलरेशन ऑफ A is equal to acceleration of B, इसका मतलब क्या हुआ? उनके बीच में रिलेटिव मोशन 0। If two objects are moving with the same acceleration, that means after some time they will be having equal velocities, right? और अगर Yes. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब उनके बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो इसका मतलब होता है नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन A एंड B, राइट? ओके, A और B के अंदर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? Static. स्टैटिक। सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, राइट? है ना भाई, मानते हो? Yes, sir. यस ओके, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, म्यू एन। हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, और वो क्या होती है? म्यू एन। एन। मतलब कि ये इतना ही लग सकता है, इसके ऊपर नहीं लग सकता, राइट?
ओके, अब इस कहते डायग्राम को देख के मुझे बताओ, क्या f की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन ऑफ b इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ a हो सकता है? कैलकुलेट क्या करेंगे तो ऊ- पता चलेगा। नहीं, क्या ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, ऊपर वाला तो डिपेंडेंट है ना नीचे वाले पे, है ना भाई, उसके ऊपर तो मैंने कोई फोर्स है ना लगाया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता ड्राइविंग फोर्स हाँ, उसको नीचे से मिल रहा है। उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो नीचे वाला ब्लॉक दे रहा है, और कोई भी ब्लॉक जो है वो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो आगे निकल गया तुमसे। ठीक है ना? तो ये तो चीज यहाँ पे श्योर है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो b है, इट कैन बी equal to acceleration of a, or it will be less than acceleration of a. It can never be greater than a. ठीक है ना? हाँ भाई, यस सर, भाई ये तो वो है ना, कॉमन सेंस वाली चीज है ना यार, कि अगर तुमको पढ़ा रहा हूं तो कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये कहता तुमको मुझसे अपने ज्यादा आ जाएगा, कम ही आएगा ना। तो देखो, अब इसके अंदर कुछ रूल्स जो मैं तुमको अभी अपने लिखाता हूँ, फिर अपने उस क्वेश्चन पे आएंगे। रूल्स या फिर बोल दो कि स्टेप टू फॉलो। स्टेप 1, assume whole system to be moving with same acceleration। सबसे पहले अज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ ही आगे जा रहे हैं। तो है। सर मतलब जब कि भी ऐसा दिया होगा तब ना, कि मतलब हाँ, मैक्सिमम सच दैट नहीं इस नहीं नहीं केस नहीं नहीं नहीं, कोई भी इस टाइप का कुछ आ जाएगा ना, मतलब कि मैं एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा हुआ है और तुम किसी फोर्स लगा रहे हो, हाँ ये सारे केसेस, ये वाले, इन सब के लिए। ओके ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हमको अज्यूम करना है कि अज्यूम होल सिस्टम टू बी मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सर आप बी। ये जो रूल्स बता रहे हैं हर एक केस के लिए बता रहे हैं? सब, हाँ, जनरल रूल्स हैं ये, जनरल, मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे केसेस आएंगे, सबके अंदर स्टेप हमको सेम फॉलो करना है। ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना है, अज्यूम होल सिस्टम टू बी मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। अब नाउ pick a block which is moving only because of friction। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो पहले मैं अज्यूम करूंगा कि A एंड B बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, राइट? ओके, अब जो तुम्हारा जो है ना, क्या बोलते हैं, नीचे वाला ब्लॉक है, वो तो मूव कर ही सकता है क्योंकि उसके ऊपर तो फोर्स लगा है भाई, वो तो जाएगा ही। तो आई एम इंटरेस्टेड इन B बिकॉज B को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, नाउ पिक ए ब्लॉक विच इज मूविंग ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि उसको फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। ठीक है? फिर थर्ड, चेक फॉर रिक्वायर्ड फोर्स। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों जगह फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करें? हाँ, होने दो, कोई बात नहीं भाई। मैं देखो, जो तुम्हारा ना नीचे वाला ब्लॉक है वो तो आगे जा ही सकता है ना, क्योंकि उसके ऊपर तो मैंने फोर्स लगाया है। तो मैं तो ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूंगा ना, जिसको सिर्फ फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। सर दोनों पे फोर्स लगा तो फिर किसी भी एक को पकड़ लो, तुम देखो कि कौन से के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है ना रिस्पॉन्सिबल है।
कौन सा उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तुम पहले एज्यूम कर लो कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, फिर किसी एक को चेक करो कि जिसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो सपोर्ट कर रहा है ना, जिसके अगेंस्ट नहीं है। तो यहाँ पे वही वाला फंडा है, सपोर्ट। तो चेक फॉर एन रिक्वायर्ड फोर्स कि उस, तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, सेम एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। तो फिर चेक करो कि उस ब्लॉक के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है। तो इतना आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और ये जो फोर्स है ये कहां से आएगा? इट विल कम फ्रॉम फ्रिक्शन, राइट। एंड फ्रिक्शन हैज ए लिमिटिंग वैल्यू। क्या होता है लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन का? n into a n into ये होता है ना, ये अगर तुम्हारी जो है ना रिक्वायरमेंट है, ये वाली एफ की रिक्वायरमेंट, अगर एफ जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है वो एफ मैक्सिमम से छोटा है, मतलब क्या हुआ, हमको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास में अवेलेबल फोर्स कैसा है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? नो नहीं मूव स्लिपिंग। कर नो स्लिपिंग मतलब कि हाँ। अवर assumption is right कि भाई उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बट अगर एफ एस मैक्सिमम जो है वो छोटा है रिक्वायर्ड फोर्स से, इसका मतलब क्या हुआ, हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन हमारे पास में उतना फोर्स जो है वो है ना अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या बन जाएगा? स्लिपिंग हो जाएगा ना। और जब स्लिपिंग होती है तो क्या लगता है? काइनेटिक। और काइनेटिक जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू एन। अगर अब दोनों ही ब्लॉक स्लिप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब जो भी हमने अजम्पशन किया था, अजम्पशन इज रॉन्ग। बट अब हमको ये पता लग गया कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। सो नाउ, तो ये अगर ये यहां तक हो गया तो एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन अगर ये हो गया तो इसके बाद में नाउ राइट एनएलएम इक्वेशन अगेन with A1 and A2। ठीक है। अब देखो, मतलब तुमको अब नया देखने में ऐसा ही लग रहा है ये कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी एक अपना एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल्स में देखोगे तो एकदम इजी लगेगा। ठीक है, जैसे अपने ऊपर वाले एग्जांपल को भी करेंगे, उसको मैं छोड़ा हुआ है। सपोज ये तुम्हारे पास में सरफेस, ये एक ब्लॉक, सर एक इसका सेकंड मास, ऊपर का दिखाएंगे। क्या इसको लिखना है? हो गया सर, थैंक यू। देखो सपोज ये यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0, इसका मास 4 kg, इसके ऊपर एक हमने रखा हुआ है ब्लॉक 3 kg और यहाँ का तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2। ठीक है। हेलो सर।
हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. हाँ यार, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्या, मैं होस्ट नहीं हूँ क्या? आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एक हमने रखा हुआ है 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और जो ऊपर का सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। सपोज इसको ए बोल दिया, इसको बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, अब हमारे स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या करना है? दोनों एक्सेलरेशन अज्यूम करना है इक्वल। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ पे लगेंगे। जो तुम्हारा ये हमारे पास में ग्राउंड, ये हमारे पास में ये 4 kg, ये हमारे पास में 3 kg। ठीक है, 3 kg वाले पे आगे लगेगा फ्रिक्शन, और 4 kg वाले पे यहां पे लगेगा फ्रिक्शन, राइट? अब इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। और जो है ना, और नीचे वाली सरफेस है वो तो स्मूथ है, तो वहां तो फ्रिक्शन आएगा नहीं। ये मैंने फोर्स लगाया F। अगर इस पूरे को एक कहते सिस्टम अज्यूम कर लो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो हमारा इंटरनल फोर्स बन गया ना, बैलेंस हो जाएगा। वो तो बैलेंस हो गया। अब बताओ पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? F। मास कितना बन गया? 3 + 4, और एक्सेलरेशन AC, ये चीज को मैंने बोला AC मतलब कि कॉमन एक्सेलरेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, स्टेप 1, अज्यूम होल सिस्टम टू बी मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये मेरा कॉमन एक्सेलरेशन है। तो बताओ कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? F/7। F/7। तो 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सर 10/7 कैसे? तो और क्या आएगा? फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स सॉरी दिया है सॉरी, ना 10। दिया हुआ। हाँ, है ना? ठीक है, अब देखो, जो तुम्हारा 4 kg वाला ब्लॉक है उसके ऊपर तो मैंने फोर्स लगाया है, तो वो तो आगे जा सकता है। आई एम इंटरेस्टेड इन ऊपर वाला ब्लॉक 4B। अब मैं उसका FBD बनाता हूं। ये वाला मेरे पास में एक मास है कितना? 3 kg। इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ कितना है? F। ये है ना ऊपर वाला, सॉरी, 10/7। 10/7। तो अब मैं इसके लिए निकालता हूँ रिक्वायर्ड फोर्स कितना होना चाहिए। फोर्स रिक्वायर्ड, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है ना, नीचे वाली सरफेस पे, बस F। तो मैंने लिखा F रिक्वायर्ड। F रिक्वायर्ड क्या होता है? F रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 3 इंटू एक्सेलरेशन 10/7, तो कितना आ जाएगा? 30/7 न्यूटन, राइट? हाँ हाँ भाई, इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 30/7 न्यूटन है तो हमारा काम हो गया। तो हमारा काम हो गया, बोथ द ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। अब मैं देखता हूं कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है। हमारे पास में अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? FS मैक्सिमम। वो क्या होता है? म्यू इंटू
n। अब बताओ इस सरफेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नॉर्मल? 70। मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं हूं नहीं सामने। 30। 30 है ना, क्योंकि भाई देखो इसका mg यहाँ पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, और ये जो सरफेस है इसने हाँ, ऊपर लगा रखा है नॉर्मल, मैंने ऐड कर दिया। 30। और जो म्यू म्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 30 मतलब कि 6 न्यूटन। मुझे 6 न्यूटन का फोर्स मिल सकता है, और हमको कितनी रिक्वायरमेंट है? 4.7 30/7 30/7। 4.2 4 पॉइंट समथिंग, राइट? तो इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ? एक्सेलरेशन नहीं मतलब होगा। सेम होगा। तो मतलब कि स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि कि फ्रिक्शन तो चाहता ही यही है कि स्लिपिंग ना हो, दैट मींस नो स्लिपिंग। ब्लॉक सर विल आप वो मूव। जो फॉर बी से समझा सकते हैं क्या एक और बार? कौन सा? इस क्वेश्चन का आपने जब बी का बनाया ना एनालिसिस, बी, ओके। तो जो हमारा स्टेप ये वाला था ना, सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं? नाउ पिक ए ब्लॉक जिसको फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे वो ब्लॉक कौन सा है? बी सर। बी है, 3 kg वाला ना, ठीक है। उसका मैंने एफबीडी बनाया, उसका एक्सेलरेशन हमने कितना अज्यूम किया है? ये क्या है ना, 10/7। यस। ओके, तो अगर इसका एक्सेलरेशन 10/7 है तो इसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने लिखा कि इस ब्लॉक के लिए यानी रिक्वायरमेंट कितनी है फोर्स की? 3 इंटू 10/7। सर वो राइट? फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स है ना, वो एक्सेलरेशन लाने के लिए? हाँ, और क्या भाई, मेरे को ये तो पता है कि जो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन नीचे वाले से अब ज्यादा तो हो नहीं सकता, या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, राइट? यस सर। तो मैंने उसका अज्यूम किया कि उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने। तो अब क्या होगा भाई, उसका एक्सेलरेशन मान लो कि कितना है, 10/7 है, तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? 30/7। हाँ, 30/7 न्यूटन। अब मैं देख रहा हूं कि क्या उस सरफेस पे 30/7 का फ्रिक्शन मुझे मिल सकता है। तो हमने चेक किया कि हमारे लिए फ्रिक्शन वहां पे कितना है, हमको कितना फ्रिक्शन और मिल सकता है। हमको कितना मिल सकता है? 6 न्यूटन। हमको कितना चाहिए? हमको 4 पॉइंट समथिंग ही चाहिए। तो ये वाली कहते हैं सिचुएशन कहाँ पे आती है? जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा अवेलेबल है लेकिन हमारा कम में काम चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ना, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन कम लगता है। तो बस, तो हमने बोल दिया कि स्लिपिंग नहीं होगी, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए भी कितना है? 10/7। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना है? 10/7। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 30/7 न्यूटन। बस हो गया क्वेश्चन। अब सर जिसमें इक्वल नहीं होगा। हाँ हाँ करो, चिंता मत कर, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। सर ठीक है, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कभी कम हो ही नहीं सकता सर। कम कम तो हो ही सकता है ना, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा भाई तुम किसी अपने हाथ पे रख के कुछ लेके जा रहे हो, क्या भी ज्यादा वाला समझ गया, लेकिन उसको फ्रिक्शन कम लग रहा है ना। तो उसका, अरे उसका मास भी तो कम है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन तो उतना ही लगता है ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है। जरूरी थोड़ी ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही मैक्सिमम में लगे। जैसा हमने यहाँ किया था, कहाँ गया वो, ये कि क्या यहाँ पे हमेशा ही कहते 30 न्यूटन का लग रहा था क्या? जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया उस टाइम कितना लगा फ्रिक्शन? 10 ही लगा। ओके, सपोज इसी क्वेश्चन में अब मैं ये करता हूं, इसी के अंदर फोर्स की जो वैल्यूज थी वो मैंने चेंज कर दी। 4, 3, यहाँ पे फ्रिक्शन 0, यहाँ पे फ्रिक्शन 0.2 था ना। हाँ भाई, सर आपने
0.2 into 30 क्यों किया? बेटा बताओ कि मैक्सिमम एंड फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। म्यू एन। तो इस सरफेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नॉर्मल? ये वाली सरफेस ब्लैक वाली पे इसका mg फोर्स लग रहा है ना, 30 mg। तो ये तो सरफेस है, कितना लगाएगी नॉर्मल? 30। तो म्यू एन। ओके, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया 26 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा? चलो अपने आप करो, जो स्टेप मैंने किए थे वो स्टेप करो। दो मिनट का टाइम है बस, जल्दी जल्दी। सर इसमें भी वही बताने है ना? सब कुछ एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और उन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन। 26/7 होगा। नहीं, 26/7 रॉन्ग है। सर स्लिपिंग होगी इस बार। यस भाई, चेक करो क्या ऊपर वाले का एक्सेलरेशन इतना हो सकता है? सर नहीं समझा। ऊपर वाले का फोर्स ज्यादा आ रहा है, रिक्वायर्ड फोर्स। सर ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का 5 है क्या एक्सेलरेशन? यस। देखो देखो स्टेप वही है, स्टेप हमको चेंज करने ही नहीं है। क्या होता है सबसे पहले? स्टेप 1, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे मानेंगे? इस पूरे कहते सिस्टम को मैंने क्या बोल दिया? एक को बोल दिया, कहते सिस्टम बोल दिया पूरे को। तो हमारा कंप्लीट मास कितना बन गया? 7। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना है? 26। तो 26/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप 2, अब मैं देखता हूं कि 3 kg ब्लॉक रिक्वायर्ड फोर्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, उसका एफबीडी बनाऊं, ये 3, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन और ये है इसका एक्सेलरेशन। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? 3 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 26/7। तो कितना बन जाएगा? 78/7 न्यूटन। इतना मुझे चाहिए। आई नीड
दिस मच। सर 2 और 5 है ना सर? हाँ हाँ सर 2 और ठीक है, आई नीड दिस मच ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मैं देता हूं कि कितना मेरे पास है, यू कैन गेट। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास कितना हो सकता है, चेक करो। वो होता है 6 म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 30, तो कितना बन गया 6। अब बताओ इतना तुमको चाहिए, इतना यू कैन गेट, क्या होगा बताओ? स्लिपिंग होएगी? स्लिपिंग होगी सर अभी। यस, और स्लिपिंग होती है तो कितना फ्रिक्शन लगता है मैक्सिमम? तो फ्रिक्शन बोलेगा ठीक है मैं तुमको 6 न्यूटन ही दे सकता हूं, तुम 6 न्यूटन ले लो। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मींस आवर अजम्पशन, वो कहते थे ना कॉन्ट्राडिक्शन से क्वेश्चन करते हैं अभी हम यहाँ पे, मींस अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो अब हमारा कहते हैं सिचुएशन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ब्लॉक है 3 kg वाला, इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? 6 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं नीचे वाले का, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 26 न्यूटन। इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इस पे कहां लगेगा? पीछे। मास कितना है? 4। तो क्या आएगा आंसर? एक्सेलरेशन ऑफ ए 26 minus 6 by 4 5। तो 26 माइनस 6 और ये हो। सर ठीक है हाँ, सर मेरे को ये नहीं समझा कि वो फोर्स रिक्वायर्ड वो क्या होता है, मतलब रिक्वायरमेंट भाई, अगर तुमको इतने एक्सेलरेशन से जाना है सपोज, इक्वल एक्सेलरेशन है ना, तो तुमको कितना फोर्स होना चाहिए? रिक्वायरमेंट कितनी है, ये बोला ना आई नीड और दिस मच, मुझे इतना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास में अवेलेबल कितना है? बस इतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो नहीं, हम लोग उतना एक्सेलरेशन से नहीं जा सकते। हाँ, तो मतलब स्लिपिंग होएगी ना भाई, नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लिपिंग स्टार्ट हो गई ना। अच्छा समझा। हाँ सर तो वो जो हर ऑब्जेक्ट 3 kg वाला ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसके फोर्स यस जो रहेगा उस पे। भाई तुम बताओ ना, ऊपर वाले ब्लॉक को आगे लेके जाने वाला कौन है? नीचे वाला ब्लॉक सर। नहीं, फ्रिक्शन। नीचे वाला ब्लॉक नहीं लेके जा रहा है, फ्रिक्शन अच्छा लेके जा आगे लेकर जा रहा है, अच्छा फ्रिक्शन है। मुझे रहा लगा है बस। नीचे स्क्रॉल डाउन करो। फोर्स तो उस पर लग रहा है ना सर, नीचे वाले ब्लॉक। अरे तो बात तो वही है, लेकिन उस पे फोर्स लगने से तो थोड़ी ना मतलब है। अगर उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता ही नहीं तो क्या ऊपर वाला ब्लॉक कभी आगे जाता? नहीं सर, नहीं, तो उसका मतलब 6 न्यूटन ही लगेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम 6। अब तुम चाहे कहते हैं 26 लगाओ, 27 लगाओ, 28 लगाओ, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन गेट, ए मैक्सिमम इट कैन हैव, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है। सर इसमें ठीक भी है? अगर न्यू काइनेटिक वगैरह देते तो मतलब स्टार्टिंग हाँ वैसे ही करते ना, हाँ, सिर्फ तो एंड का स्टार्टिंग हम, आंसर अलग आता। हाँ तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं मतलब 6 न्यूटन के बजाय ना काइनेटिक वाला लगा देते हैं फिर, है ना, क्योंकि ओके सर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई समझ। ना। अब मुझे तो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको अपने आप करके लाना है जो मैंने यहाँ लिखा था। तुमसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम फोर्स सच दैट ब्लॉक ए एंड बी मूव टुगेदर। ठीक है सर हाँ सर स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब तक वो बॉडी रुका रहता है तब तक लिए स्टैटिक नहीं फ्रिक्शन। रुका नहीं, स्लिप नहीं कर रहा है। हाँ सॉरी, मतलब वही। हाँ यस तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब वो टोटल फ्रिक्शन जितना लग रहा है जब वो यस स्लिप हो रहा है। यस, बट काइनेटिक की वैल्यू तो हमेशा उतनी रहती है ना, म्यू के इनटू एन। हाँ और जब मतलब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो म्यू के और म्यू एस नहीं देते हैं, वो बस तुमको एक ही म्यू देते हैं बस। ठीक है, डबल डबल नहीं देते हैं। नहीं तो फिर देख रहे हो जो हमारी इतनी बड़ी आई थी ना टेबल, इसका पता नहीं यहाँ पे कितने टाइम्स बन जाएगी फिर वो। ठीक है, तो इनको को रिवाइज करना थोड़ा सा, और थोड़े से अपने क्वेश्चन और करना है इसके अपने और करेंगे, वैरायटी और करेंगे इसकी। ठीक है ओके सर चलो।
ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर हाँ एक डाउट है, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब लाइक मूव नहीं कर रहा है सर, पर उस हाँ पे फ्रिक्शन है, तो उसका फ्रिक्शन लाइक क्या होगा? अरे मूव, तो हम ये बोलेंगे कि अगर मूव नहीं कर रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स एंड 0 होना चाहिए बस। अब देख लो उसके ऊपर जितना तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतना ही तुम्हारा फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ओके तो ना सर, बैलेंस होगा, गॉट इट, होगा ना। गॉट इट।